ओके। ओके जी, गुड इवनिंग। जिनको जो डाउट है बताइए, क्या डाउट था? सर मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। हम्म। तो इसमें जो आपने ग्रुप में भेजे हैं, एक्चुअली जैम के पीवाई का ना ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तो आपके पास बुक है, सॉल्यूशन बुक? मतलब मैं करवा भी देता हूँ, लेकिन बता देता हूँ, रिटर्न सॉल्यूशन ऑलरेडी है। जैम और गेट का ना फुल सॉल्यूशन अवेलेबल है, रिटर्न सॉल्यूशन। तो अगर आपको वहाँ से समझ आता है ठीक है, नहीं समझ आता फिर पूछिए। जैसे मैं बुक शेयर करता हूँ आपसे ना, एक मिनट, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जैम पीवाई को ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हुआ है और बहुत है। तो जस्ट गेट का भी सॉल्यूशन बुक है, आपको पता होगा गेट का है ना, 2019 से 2026, क्योंकि गेट 2019 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका भी सॉल्यूशन बुक अवेलेबल है, एक एक क्वेश्चन का रिटर्न सॉल्यूशन है। इसका भी 2005 से 2026 तक का सॉल्यूशन अवेलेबल है। सर एक मिनट। सर जो क्वेश्चन नंबर से 4 है सर उसका सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है बट वो समझ नहीं आ रहा कैसे होगी। हाँ कोई बात नहीं, फिर मैं सॉल्व करूंगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो आई एम हेयर टू सॉल्व, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हेल्प लेना, अगर जरूरत पड़े आपके पास होगा, ड्राइव में ऑलरेडी है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना? तो जो भी डाउट है उसको मैं आपको हेल्प करूंगा अभी, है ना? जो नहीं समझ आ रहा तो वो उससे हो जाएगा। बस भेज देता हूँ ग्रुप में, बाकी बच्चों का भी हेल्प हो जाएगा। फिर हम आपके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, जैसे मैंने ना ये जैम का भी सॉल्यूशन भेजा है बुक, और ऐसे गेट का भी ऑलरेडी है, तो गेट का भी भेज रखा है।
ठीक है, तो मैंने ग्रुप में दोनों भेज दिया है। तो इसमें आपका क्या है कि जैम और गेट, ये मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दिया, वहाँ से भी आप हेल्प लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन नहीं समझ आया वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो आते हैं डाउट पे। सो तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या डाउट है बताइए। सो कह रहा है यहाँ पे क्या है, अर्न यूके कंटेन्स के वाइट एंड के स्क्वायर ब्लैक। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर आप चले पहला क्वेश्चन लिख देते हैं। तो इसमें आपके पास जैसे मान लीजिए यूके मतलब केथ अर्न है, U1 U2 U3 U4 इस तरह से होगा ना। तो आपके पास इस तरह से है। एंड तो इसमें बोल रहा है कि के वाइट है और के स्क्वायर आपके पास ब्लैक बॉल्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए के प्लस के स्क्वायर, ओके है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑन यूके इज प्रोपोर्शनल टू के प्लस वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूके इज प्रोपोर्शनल टू के प्लस वन, ये है। के क्या हो सकता है, सो के कैन बी 1 2 3 अप टू n। तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में आप कैसे बदलते हैं, तो ये कोई कांस्टेंट ले लीजिए, c ले लेते हैं, k प्लस वन। और आप लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ uk क्या होगा, ये जो है ये 1 होगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और k 1 से n, सो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इस पर समेसन लगा दीजिए इस पर। तो समेसन ऑफ k फ्रॉम 1 टू n, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये n हो जाएगा, दिस इज 1। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो c अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2n, तो एन स्क्वायर प्लस 3n। तो ये c आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ से मुझे मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग केथ ऑन, है ना। जो केथ ऑन है उसको सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो हमने यहाँ देखा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग केथ ऑन, सो दैट विल बी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा तो c पुट कर देते हैं ना, तो ये आ गया 2 टाइम k प्लस वन और अपॉन में n इंटू एन प्लस थ्री। तो ये किसी ऑन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे k की वैल्यू कोई भी एक नंबर हो सकता है अप टू k। अब इसमें क्या पूछा गया आपसे, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ब्लैक। सो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ब्लैक, है ना। तो ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी, चलो b से इसको डिनोट करते हैं, बॉल इज ब्लैक। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आता है, इसमें क्या होगा, कोई भी अनसेलेक्ट हो सकता है, U1 U2 U3 U4 UN तक कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो इसमें आपको लगाने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। आपने क्या किया, एक बॉल सेलेक्ट किया ना, सो एक बॉल सेलेक्ट किया तो पूछ रहा है आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कोई बॉल ब्लैक है। तो इसका क्या मतलब होगा, समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूके इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन यूके वेयर के विल टेक वैल्यू 1 to n। इसका नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको लगा लो। तो इसमें सब कुछ तो आपको पता ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज, यूके की प्रोबेबिलिटी कितनी यहाँ से है, 2 इंटू के प्लस वन एन इंटू एन प्लस थ्री, ये आ गया। और बी गिवन यूके, अगर आप केथ अर्न सेलेक्ट करते हैं तो ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो केथ अर्न में कितने ब्लैक बॉल हैं, तो यहाँ आपको गिवन था कि यूके मतलब केथ अर्न में टोटल के स्क्वायर ब्लैक बॉल्स हैं। तो कितना आ जाएगा ये, के स्क्वायर बाई टोटल कितने हैं, के प्लस के स्क्वायर, इतने बॉल्स हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो समेसन तो के पे लगेगा, तो बाकी टर्म्स को, एन वाले टर्म्स को आप बाहर निकाल सकते हो। तो 2 अपॉन एन इंटू एन प्लस थ्री बाहर हो जाएगा, समेसन ये k प्लस वन यहाँ कैंसिल करेगा, k टाइम ये k, एक k को कैंसिल कर देगा,
तो बचेगा सिर्फ k, जो कि वैल्यू है 1 to n। तो 2/n इंटू n प्लस 3, और यहाँ आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ये 2 कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया n प्लस 1/n प्लस 3। अब बताओ इसमें क्या डाउट है और क्या ऐसा डाउट था। हाँ जी, जिनका डाउट है बताओ, क्लियर है। सर सी की वैल्यू सर कैसे है, सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, सी में क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, सम कर लेंगे सारे u1 u2 un का, तो कितना होगा, 1 होगा। तो ये uk की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, इस पे समेसन लगाओ ना, इसका समेसन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ u2 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ un 1 होगा। अब यहाँ से अगर u1 निकालते क्या होता, 2c होता, u2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 3c। ऐसे कर लो अगर वैसे दिक्कत हो रहा है, तो इससे निकला है u1 की, यहाँ से u1 की प्रोबेबिलिटी कितनी, k को 1 रखो, तो यहाँ 2k, u को 2 रखो, 3k, फिर क्या क्या आएगा, चलता रहेगा ऐसे ही, कहाँ तक, इस पे कितना आएगा, n प्लस 1 इंटू के बराबर 1। इसको सॉल्व करके निकालो, यहाँ से निकाल सकते हो, यही किया गया शॉर्ट में, उसमें कुछ नहीं, इस पे समेसन लगाया है। तो सी एज इट इज समेसन ऑफ के, ये सब स्कूल डेज में पढ़े होगे भाई, 11th 12th में, ये मैंने लगाया है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये सब पढ़े हो कभी कि नहीं, कि यहाँ पे इस पे समेसन लगाया हमने, तो समेसन ऑफ के मतलब इस पे समेसन लगाया, तो समेसन ऑफ क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, और 1 को ऐड किया n टाइम, तो ये यूज़ किया है, नहीं तो यहाँ से यूज़ करो तब भी k वही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। टोटल सम 1 होगा। ओके भाई, यहाँ तक ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या दिक्कत है, नेक्स्ट वाला तो प्रूव दैट एक्चुअली मार्कोव चेन का क्वेश्चन है, तो अभी मैंने बताया था बच्चों को। तो इसमें मेनली P50 निकाल लो, दैट्स एनफ। ये जो रिकर्सिव इक्वेशन दे रखा है ना, उसमें P50 निकाल लो, प्रूव दैट छोड़ दो, प्रूव दैट अभी आपको, क्योंकि वो मार्कोव चेन का है, और अब प्रूव दैट ऐसे आएगा भी नहीं एग्जाम में, तो प्रूव दैट आप इग्नोर कर सकते हो। तो आप सिंपली क्या करो, इसमें Pn आपको गिवन है, ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन जो है, सो दैट Pn इज गिवन, जो कि है 2p माइनस 1, और ये Pn माइनस 1, आई थिंक 1 माइनस p, है ना। और जहाँ पे p आपको दे रखा है क्वेश्चन में, p एक्चुअली p1 है, ये है 3/4। तो इसको रिकर्सिवली सॉल्व करो, आपसे पूछा है P50 निकालो, तो ट्राई करके देखो, 50 निकाल के खुद से देखो कहाँ दिक्कत है, बताओ इसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, कहाँ डाउट है, इसमें क्या डाउट है। P50 निकालो रिकर्सिवली यूज करके, इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो 2p माइनस 1 इंटू P49 प्लस 1 माइनस p, ऐसे P49 इससे यूज करो फिर से, तो रिकर्सिवली यूज करते जाओ, पैटर्न ढूंढो एंड सिंप्लीफाई कर लो। तो P49 फिर से उसको यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2p माइनस 1, P48 1 माइनस p प्लस 1 माइनस p, ऐसे ही खोलो इसको अब, तो इसको आप खोलोगे तो आ जाएगा 2p माइनस 1 का स्क्वायर P48 एंड 2p माइनस 1 1 माइनस p 1 माइनस p, ऐसा हो गया। इसको और खोलो, ओपन करते जाओ, तो लास्ट में ये P1 के टर्म में ले आओ, तो P1 के टर्म में लिखेंगे तो ये 49 हो जाएगा, आगे चले जाएगा 2p माइनस 1 की पावर 48 1 माइनस p, और ये चलता रहेगा लास्ट में। अब ये सीरीज है, सीरीज का सम निकाल पाओगे, p ऑलरेडी पता है तुम्हें 3/4 है, P1 भी 3/4 है, पुट करो इस सीरीज का सम निकालो, तो मेनली ये आपके लिए काम का है। बताओ इसमें क्या डाउट है। ओके सर, हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दिक्कत है, जो नेक्स्ट आपका है तीसरा वाला, कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि EF सर नेक्स्ट में सर
सर जो मैं लगा रहा हूँ सर आंसर उससे सही आ रहा है, बट जो सोल्यूशन में दिया था सर उसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन समझने की क्या जरूरत है आपको? अपना तो एक तरीका आ गया है ना, एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है, तो हो सकता है मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ, आपको और कोई एक तरीका ठीक से समझ आ रहा है, दैट्स एनफ। मतलब यू शुड नो हाउ टू फाइंड आंसर, ये चीज़ें हैं। अब आप 10 जगह देखेंगे, 10 अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे, तो उसके लिए आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि समझ सके। अब कौन सा सॉल्यूशन आपने देखा मुझे कैसे पता? मेरे पास तो सिर्फ सर मैं क्वेश्चन है। भेज रहा हूँ सर। है ना, ग्रुप में लो टीम भी सॉल्यूशन आपको भेज देगी, तो भेज ही रही है। सिंपल तो है, क्या है, ई एफ डिसजॉइंट है। अब डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ जी। अच्छा, ई भी इंडिपेंडेंट है जी से, एफ भी इंडिपेंडेंट है जी से। तो जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ, तो उससे हो जाएगा। ये आ जाएगा। एंड एक मिनट, हाँ ये कुछ थोड़ा क्या। हालांकि इसने सॉल्व तो कर दिया, देखो सोहम ने सॉल्यूशन भेज दिया है ग्रुप में, ये समझ आ रहा है जो इसने किया है। आप ग्रुप में देखो ना, सोहम ने सॉल्यूशन भेज दिया ना, इसको आप समझो। मैंने जो कोई सॉल्यूशन अगर लिख के भेज रहा है, सिर्फ रीडिंग मत करो, उसको देख देख के आप खुद लिखो और एक एक स्टेप को समझो कि ऐसा क्यों लिखा है। जैसे मान लो ये मैंने लिखा था, ऐसा क्यों लिखा, गिवन है, ऐसा क्यों लिखा, ये गिवन है। तो सॉल्यूशन तो ऑलरेडी रिटर्न यहाँ पे है। और मैंने कहा सॉल्यूशन अगर जानना हो तो बहुत आसान तरीका आजकल सॉल्यूशन जानने के लिए है, कि जितने एआई ऐप है उस पर आप क्वेश्चन अपलोड करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन जानना आसान है, समझना आपको, समझने के लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। सॉल्यूशन तो बस किसी भी एआई ऐप पे आप क्वेश्चन पेस्ट करो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन आजकल तो बहुत इजीली मिल जाता है। मैंने आपको क्या समझ नहीं आ रहा ये पूछो मुझसे आप। ये सर जैसे इसमें सर सॉल्व किए सर वैसे ही मैंने सॉल्व किया था। तो कहाँ दिक्कत है, बट जो तो हो गया सर ना? हाँ, सर जो मैंने सोल्यूशन भेजा आपको। कहाँ भेजा, मुझे तो नहीं भेजा, एक मैं देखता हूँ कहाँ भेजा है मुझे। सर ग्रुप में मैंने शेयर किया है। अच्छा, ये फोटो भेजा आपने? यस सर। तो ये सॉल्यूशन एआई का ही सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने कहा सॉल्यूशन एआई बना देता है। ये ऑलरेडी प्रॉब्लम सीट का सॉल्यूशन एआई जनरेट किया हुआ है। तो ये पूरा प्रॉब्लम सीट एआई जनरेटेड सॉल्यूशन है इसका। तो इसमें कहाँ दिक्कत है पूछिए। सर ये जो सोल्यूशन में सर थर्ड लाइन में सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। हम्म सर ये लाइन समझ नहीं आ रही है। तो सर क्या इसमें जो मतलब है है इसका? ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोग जानते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ई इंटरसेक्शन जी यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दो, तो अगर मैं यहाँ भी प्रोबेबिलिटी लगा देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और मुझे बता रखा है ई एफ डिसजॉइंट है, तो ये दोनों भी डिसजॉइंट है, तो इस पर भी प्रोबेबिलिटी लगा दो। तो ये इक्वल हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ई इंटरसेक्शन जी का इंटरसेक्शन लोगे
एफ इंटरसेक्शन जी के साथ, तो ये आपका फाई आ जाएगा, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ फाई है। तो ये आपने पढ़ा होगा जो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन का तीसरा कंडीशन है कि ई वन ई टू अगर डिसजॉइंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन यूनियन ई टू इज इक्वल टू पी वन प्लस पी ई टू। तो पी वन प्लस पी टू यही तो है, बताओ इसमें कहाँ डाउट है अब। तो सिंपल यस सर, इसको क्लियर ओपन है। किया, ऐसा लिखा, ये दोनों डिसजॉइंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का यूनियन सेपरेट हो गया, दैट्स ऑल। ओके सर, थैंक यू। हम्म। तो नेक्स्ट क्या है आपका? सो नेक्स्ट जो है, सर 12 एंड 13। 12 में क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ ईच क्वेश्चन हैविंग 4 ऑप्शंस and a single correct answer, suppose only 20% candidate think they know the answer to one difficult question, only half of them know, no, half of them know it correctly, ठीक है, the other half get it wrong, the remaining candidate pick one option out of the 4। अच्छा एक मिनट, ये जो हम्म, तो ये जो क्वेश्चन आपको कह रहा है ना कि पहले तो बोला है कि इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, विथ ईच ऑप्शन हैविंग 4 ऑप्शंस, तो मतलब 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन का है, एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ये कह रहा है। एंड सपोज दैट ओनली 20% कैंडिडेट थिंक दे नो द आंसर। अच्छा, सपोज दैट ओनली 20% कैंडिडेट थिंक दे नो द आंसर टू वन डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड ओनली हाफ ऑफ देम नो इट करेक्टली। तो कहता है कि सपोज दैट ओनली 20% कैंडिडेट सोचते हैं कि वो आंसर जानते हैं, है ना, एंड ओनली हाफ ऑफ देम नो इट करेक्टली, फिर हाफ जो है वो सच में जानते हैं, ओके, एंड द अदर हाफ गेट इट रॉन्ग, ठीक है। द रिमेनिंग कैंडिडेट पिक वन ऑप्शन आउट ऑफ द 4 रैंडमली एंड टिक द सेम। तो बाकी लोग क्या है, जस्ट तुक्का लगाते हैं ऐसा। तो इफ अ कैंडिडेट हैज करेक्टली आंसर्ड द क्वेश्चन, तो किसी कैंडिडेट है ना, इफ द कैंडिडेट हैज करेक्टली आंसर्ड द क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट सी न्यू द आंसर, ओके, तो या तो जानते हैं या, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास इवेंट ए ले लेते हैं जो गिवन है, क्या गिवन है, करेक्टली आंसर्ड, अ कैंडिडेट आंसर करेक्टली, ठीक है, तो अ कैंडिडेट आंसर्ड करेक्टली, एंड ई वन ई टू है, ई वन और ई टू, तो ई वन क्या है आपके पास कि सी न्यू द आंसर, तो या तो ऐसा हो सकता है, ये दूसरा होता है सी गेस्ट, या तो है ना, दो ही तरीका है ना, या तो जानते हैं, मतलब गेस करने वाला है ना, या रैंडमली टिक कर दिया, वही मतलब है। तो आपसे क्या पूछा गया है, सो दे आस्क्ड यू टू फाइंड न्यू द आंसर, है ना, तो ई वन गिवन ए, हमसे ये पूछा गया क्या प्रोबेबिलिटी है ई वन गिवन ए का। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन ए गिवन ई वन एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ए गिवन ई आई, आई फ्रॉम 1 से 2, ये हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन क्या है, कितने लोग आंसर जानते हैं, तो उसमें दे रखा था 20%। अब अगर वो आंसर जानते हैं तो सही होने का क्या चांस है, तो उसमें क्या बोला, आधे लोग सही कर सकते हैं, तो जानते हैं उनमें से आधे लोग ही सही कर पाएंगे, तो मतलब 50% जो है उनमें से सही कर पाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे ही है 20/100, 50/100। अब E2 मतलब आंसर गेस कर रहे हैं, तो 80% है, और 80% लोग को करेक्ट होने का क्या चांस, तो वो क्या कर रहा है, चार में से रैंडमली एक सिलेक्ट कर रहा है, तो 1/4 मतलब 25% चांस है।
मतलब वो रैंडमली टिक करा 4 में से, वो तो सही होने के चांस क्या 25% है। तो यहाँ से अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आएगा देखिए, ये तो कट जाएगा, तो बचा ये 0 0 भी काट सकते हो, तो मेनली कितना बचा। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो आंसर मैच कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो, देखिए क्या आता है। एक बार चेक करो, फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। देखो आजकल सॉल्यूशन, मैं फिर से बच्चों को यही बोलता हूँ कि सॉल्यूशन, जैसे इतना टाइम आप सॉल्यूशन में इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन लो, फोटो अपलोड करो चैट जीपीटी पे या क्लाउड, या इतने सारे है ना डिफरेंट एआई ऐप है, सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन है आपके पास, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे डिस्कस करो, सॉल्यूशन तो ऐसे ही आ जाएगा। तो इन सब का सॉल्यूशन चाहिए, जस्ट एआई ऐप पे अपलोड कर दो, किसी भी एआई ऐप पे। हेलो सर। जी। सर इसका तो आंसर मैं घर में किया था, उसका आंसर 0.25 आया था, 0.25। अभी कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए जरा। सर जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया ग्रुप में, हम्म। उसमें था जो मिनिमम का प्रोबेबिलिटी निकालना। एक्चुअली मैम ने क्लास में समझाया था, लेकिन वो ग्राफ से ना समझ में नहीं आया था। देखते हैं, एक मिनट पहले इसका कर लेते हैं। भाई बताओ जिसका डाउट था, ये इसका क्या आंसर आया। यस सर, 1/3। तो 1/3 आंसर है। एक मिनट, इसका नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्या है, नेक्स्ट वाला उससे किसी इक्वलिटी से हो जाएगी। तो क्या पूछा है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। सर कौन सा आंसर सही होगा, ये 1/3 होगा ना 1/4 होगा? मेरा आंसर है तो 1/4। तो आपका आंसर हो तो सही होगा 1/3 से मैं जो तो आप। हम्म। सर प्रोबेबिलिटी वन ऑफ बाई द थ्री सही गैस। है। तो 1/4 कैसे आया, आप बताओ कैसे आया 1/4, देखो इसमें क्या चेंज करना चाहोगे आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ द गैस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो E1 जो अब दिया था, हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस जो दिया था 0.50, 50% प्रोबेबिलिटी गैस था। हाँ, गेस कहाँ था, उसमें दो सिचुएशन है। अगर वो या तो जानते हैं या गेस करते हैं। अगर वो जानते हैं तो 50% चांस है करेक्ट होने का, और अगर वो गेस ओके करते हैं तो 25% चांस है करेक्ट होने का। ओके। क्योंकि 4 ऑप्शन में तो एक ही ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा ना, वो रैंडमली टिक करेगा तो 1 आउट ऑफ 4 करेक्ट होगा। ठीक है सर, हम्म। ठीक है ठीक है। सर। ठीक है, तो बाकी लोग वही कहते, इफ यू वांट टू जस्ट हैव सॉल्यूशन, या तो ग्रुप में फोटो भेज दो, हमारी टीम आपको सॉल्यूशन भेज देगी, वो भी एआई को यूज करके या खुद सॉल्व करके भेज देंगे आपको। नहीं तो आप खुद भी जितने एआई ऐप है उस पर क्वेश्चन अपलोड करो, सॉल्यूशन आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो आप डिस्कस करो, बेटर रहेगा, उससे तो आपको हेल्प एआई में होगा। आंसर 1/4 था वो वाला। नहीं नहीं, तो गलत होगा, अभी एआई गलत आंसर भी तो आपको समझना पड़ेगा, यू सी अगेन। तो एआई में कुछ सो गलतियां ऑप्शन भी हैं, वन तो बाई उसको थ्री इज आपको, करेक्ट सर। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि यू कैन वैलिडेट इट वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा उसके लिए। हम्म। ठीक है, इनका एक और बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इनका खत्म हो जाएगा आई थिंक। ये 4 जो भेजे थे वो खत्म हो जाएगा, फिर आगे देखते हैं। सो क्या है, देयर आर एन सॉन्ग्स सेग्रीगेटेड इनटू 3 प्लेलिस्ट। तो एन सॉन्ग है और इसको आपने 3 प्लेलिस्ट में सेग्रीगेट किया है। अज्यूम दैट ईच प्ले लिस्ट हैज एटलीस्ट 1 सॉन्ग। अच्छा, तो मतलब ऐसा है, मान लो x1 x2 x3 मिल के n है, और ईच xi जो है मोर देन इक्वल टू 1 है, ये आपको बता रहा है। ठीक। ईच हैज एटलीस्ट 1 सॉन्ग। नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 3 सॉन्ग्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 सॉन्ग फ्रॉम ईच प्लेलिस्ट। अब सबसे एक तो चूज करना ही है। ओके, तो 0 नहीं ले सकते ना। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है ना, आपको याद है इसका फॉर्मूला, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। सो n-1 चूज r-1। अच्छा 1 से है ना, हाँ 0 से होता तो n+r-1 होता। तो ये इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, n-1 चूज 2। इसको सॉल्व करो, n-1 इंटू n-2/2 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला है, जैम में भी फ्रिक्वेंटली यूज़ किया हमने। अभी जैम 2026 में जो क्वेश्चन आया था कि सम शुड बी 14, उसमें भी यूज़ किया हमने। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला, आप इसको कंपेयर कर लो उसके साथ, ऑप्शन के साथ, ये है, चेक करो।
इसे कर पाएंगे? हमने सिर्फ क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा वो कर दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ n-1 चूज r-1। देखो क्या होना चाहिए, नहीं तो अर्थमेटिक है ना, AMGM से भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा था? तो एक्चुअली ये पता है क्या बता रहा है, दिस टेल्स कि नंबर ऑफ वे इन विच these थ्री सॉन्ग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, या नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन इन विच सॉन्ग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक बार चेक करता हूं इसको मैं, सॉन्ग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 प्लेलिस्ट। ये हमने एक्चुअली निकाला है, क्या यही क्वेश्चन पूछा है? मतलब ये है नंबर ऑफ वे इन विच सॉन्ग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 प्लेलिस्ट, तो हमसे पूछा गया है। सो I think they are asking us to find there are n songs segregated into 3 playlists. Assume that each list has at least one song. Number of way of choosing 3 songs. अच्छा मुझे 3 song choose करना है, ओके। तो I think this is not the right thing जो मैं बोल रहा हूँ। ये तो हमने ये लिखा कि how many way we have to distribute n song into 3, बस क्वेश्चन में कुछ और है, we have to choose 3 song, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ वे, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया है ना, ये पहले लाइन के बाद मुझे ऐसा लग रहा था, बट ये दूसरा है। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 सॉन्ग्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 सॉन्ग, मुझे 3 सॉन्ग्स चूज करने हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 3 सॉन्ग आउट ऑफ n, टोटल n सॉन्ग्स है ना, सो मुझे 3 सॉन्ग्स चूज करने हैं। तो क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा क्या, ये नंबर ऑफ वे चूज कर रहा है, ओके। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वे, नॉट प्रोबेबिलिटी। सो बताओ भाई क्या होगा, नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 3 सॉन्ग आउट ऑफ n, यही है ना? या मैं बोलूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 सॉन्ग्स। तो वैसे हमने कहा x1 नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन प्लेलिस्ट 1, x2 नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन प्लेलिस्ट 2, x3 नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन प्लेलिस्ट 3। तो ये है नंबर ऑफ वे वी कैन डिस्ट्रीब्यूट देम इनटू 3 प्लेलिस्ट। वी आर नॉट सेलेक्टिंग एक्चुअली, ठीक है ना, तो हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी। किनका माइक म्यूट कर लीजिए, इनका माइक ऑन है, हाँ। तो कितने तरीके होंगे, अच्छा मान लो यहां से मैं एक सॉन्ग सेलेक्ट करता हूं, तो x1 चूज 1, यहां से मैं एक सॉन्ग सेलेक्ट करता हूं, x2 चूज 1, यहां से भी मैं एक सॉन्ग सेलेक्ट करता हूं, तो कितना हो जाएगा, x3 चूज 1, वैसा आएगा आपके पास। एंड तो कितना आएगा, तो ये x1 इंटू x2 इंटू x3 चूज 1, तो ऐसा आ जाएगा x1 x2 x3, ये होगा। और है ना, हमने वहां देखा था कि नंबर ऑफ वेज इन विच सॉन्ग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 प्लेलिस्ट, वो था। बट हमें है नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 3 सॉन्ग्स, तो एक सॉन्ग, अच्छा सच दैट, इसमें आगे भी कंडीशन था ना, सच दैट ईच प्लेलिस्ट है एटलीस्ट 1 सॉन्ग, ईच है ना, मस्ट बी सेलेक्टेड एटलीस्ट 1, तो ये ऐसा आ जाएगा आई थिंक। अब इसको अगर आप AMGM के इनइक्वालिटी से यूज करना चाहो तो क्या होगा, इफ यू वांट टू यूज AMGM पता है आपको, x1 x2 x3 की पावर 1/3 लेस देन इक्वल टू
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये ना अर्थमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन लेस देन इक्वल टू दिस। और ये कितना होगा, अच्छा ये मुझे पहले से पता है कि n होगा, टोटल n है, ओके। तो ये 1/3 पहले यहाँ से आएगा, तो ये हो गया n/3 की पावर 3, तो ये हो गया n³/27। अब देख लो ऑप्शन में, अब पता चल जाएगा, तो वो तो क्या, यही तो ऑप्शन है, ओके आई थिंक दिस इज फाइन, तो इससे आ गया आंसर। तो ये एक्चुअली था कि लाइक वी आर सेलेक्टिंग वन सॉन्ग फ्रॉम x1, वन सॉन्ग फ्रॉम x2, या है ना, वी आर सेलेक्टिंग 3 सॉन्ग्स, ऐसा था ना, एक मिनट, क्या नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 3 सॉन्ग्स, यस। तो वी हैव x1 चॉइसेस इन प्लेलिस्ट 1, x2 चॉइसेस इन प्लेलिस्ट 2, x3 चॉइसेस इन प्लेलिस्ट 3। तो ये आंसर आ गया, ये एक ऑप्शन है, देख लो। अगले पर्सन के डाउट पे आते हैं, देखिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या था जी, हाँ आप बताइए। तो इसमें तुमने सॉल्यूशन भेजा हुआ है, इन सिंगिंग कंपटीशन, चलो इस पे आते हैं। तो नेक्स्ट किसी डाउट है ना, ये जैम 2026 वाला है, और क्या है, दोनों 26 का ही है, ओके। ये सिंप्लीफाई करना है। तो इन अ सिंगिंग कंपटीशन 2 जज अवार्ड रैंक्स फॉर ईच ऑफ द 10 contestants based on the rank awarded by the 2 judges. The spearman's rank correlation coefficient rho for the 10 contestant computed to be 0.6। तो ये स्पीयरमैन रैंक आपको बता रहा है कि दैट इज ये है 0.6। It was found later that the difference in the ranks awarded by the 2 judges for the okay, it was found later that the difference in ranks awarded by the 2 judges for one of the contestant was incorrectly taken as 2 instead of correct value 5, okay। तो if the correct difference is taken into account, the corrected value of row क्या होगा। तो मतलब आपके पास कुछ ऐसा है, डेटा सेट 10 का है नहीं, मतलब x1 y1 ऐसे कर करके x10 y10 है। अब 2 जजेस क्या कर रहे हैं, एक तो ये क्वेश्चन है ना, और दूसरा भी जैम वाला है, तो ये दूसरा वाला तो आसान है, इसको भी हो जाएगा। तो ये कंसीडर द मैट्रिक्स आपको दे रखा है, IID है यूनिफॉर्म 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ए इज ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, किनका डाउट है, आपको पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। हाँ जी, यागेश यादव, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सर मैट्रिक्स को और उसका ट्रांसपोज जो होता है वो आइडेंटिटी। तो वो किया आपने, ये बताता हूँ मैं, पहले उसको सॉल्व कर लेते, वो आसान है, फिर इस पे आते हैं। तो मान लीजिए मैट्रिक्स आपको क्या दे रखा है इन्होंने, मैट्रिक्स इज ए, तो A इंटू ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी, तो आप पहले A इंटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कीजिए और उसको आइडेंटिटी के इक्वल रखिए। और आपको पता है कि जो ईच xij है वो क्या होगा, -101 होगा, ये है ना, यूनिफॉर्मली -101 है, ये यूनिफॉर्म है ना, इनफैक्ट इट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, A इंटू ए ट्रांसपोज, कुछ इक्वेशंस बनेगा, और ईच की वैल्यू या तो -1 होगी या 0 होगी या 1 होगी, ये यहाँ पे या तो -1 होना है या 0 या 1 होना है। तो एंड इसको इक्वेट करो, 9 इक्वेशंस बनेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा, कुछ खास तो है नहीं। तो मुझे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही ना। तो आप लोग सब क्लास में क्यों नहीं पूछते, जो क्लास जब टॉपिक चल रहा है तो उसमें पूछना चाहिए, सो दैट बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा।
सर पीवाईक्यूज कर रहे थे, आपने कल बोला था क्लास में, तो वही कर रहे थे। तो सब क्लास में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, नहीं मतलब क्लास बैच में ना डिस्कस करेंगे उस डाउट क्लास में क्या होता है ना, डाउट क्लास अभी यूट्यूब पे जाएगा जैसे, और डाउट क्लासेस ने कितने आप देखे होंगे 2400 डाउट क्लास हो चुके हैं, तो वापस डाउट क्लास को बच्चा ढूंढ नहीं पाएगा। अब बैच में क्या होगा ना, तो बैच में रिकॉर्डेड लेक्चर ऐड होंगे, तो मान लो जो भी एकलव्य या अर्जुना चल रहा है तो बैच में ऐड होगा, तो बाद में बच्चा देख पाएगा। रिकॉर्डिंग में ढूंढना मुश्किल है। तो एक्चुअली मेनली है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आज शाम को क्लास है ना, शाम को करा दो। आप किस बैच में आते हो आप? सर एकलव्य 3। हाँ, तो एकलव्य 3 में पूछिए उससे, बाकी बच्चे मान लो एकलव्य 3 के सारे बच्चे यहाँ है नहीं, तो उससे ये होगा कि जैसे रिकॉर्डिंग भी अपलोड होगा, तो बाद में जो बच्चे एकलव्य 3 के रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो, अब दिक्कत क्या है ना, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को मुश्किल लगेगा, तो आज आप पूछ रहे हैं, कल कोई और पूछेगा, परसों कोई और पूछेगा। एक बार बैच में करा देने से फायदा ये होता है कि सबका हो गया सवाल, और जो बैच में नहीं भी आए तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो उनका वहाँ हो जाता है। और ऐसे डाउट क्लास में क्या दिक्कत होती है कि जैसे डाउट बस कराया, तो डाउट क्लास कोई बच्चा देखता नहीं है बहुत ज़्यादा, वो उसको पता भी नहीं कौन से डाउट क्लास में क्या कराया गया है। बैच में तो पता है ना कि फॉलो करने हैं, तो बैच में करते हैं। आज इवनिंग में पूछिए, ऐसे और क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, दोनों क्वेश्चन। तो इसको आज शाम वो को दोनों एकलव्य 3 क्वेश्चन क्लास होगी, उसमें डिस्कस करते हैं। सर दोनों क्वेश्चन उसी के हैं, तो शाम वाले में पूछते। हाँ हाँ, क्लास डिस्कस करते, कोई नहीं भी होगा तब भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर आगे हम, हालांकि ये जो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन ये डिस्क्रिप्टिव वाला है, ठीक है, और दूसरा ऑर्थोगोनल वाला है, तो लीनियर अलजेब्रा और रैंडम वेरिएबल उसमें यूज होगा। तो एक क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का और रैंडम वेरिएबल दोनों मिक्स किया हुआ है, और दूसरे में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है एक्चुअली, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। आज ही एकलव्य 3 में डिस्कस करते हैं, आप पूछिएगा तो वही वही डिस्कस कर लेते हैं।